तो यार आज कुछ नया करते हैं। हाँ, तुम्हें पता है कि हिस्ट्री कितना अजीब सब्जेक्ट होता है। मतलब तुम कितना भी पढ़ लो यार, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता ये। मतलब क्या पढ़े नहीं पढ़े, एक तो पढ़ने के नाम पे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है कुछ खबर ही नहीं होता भाई। लगता तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ऐसा अगर तुम्हें लगता है ना भाई, तो इस वीडियो को देखने के बाद शायद ये नजरिया तुम्हारा बदल जाए। आज बात करेंगे हिस्ट्री के अंदर में कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि तुम्हें छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है। चाहे तुम्हें हिस्ट्री समझ आए या ना आए, बट इन टॉपिक्स को तुम छोड़ने का गलती कर नहीं सकते। और मैं जो भी बात करूंगा ना, वो PYQ के रेफरेंस से बात करूंगा कि CBSE ने किस तरीके के क्वेश्चन अभी तक बार बार रिपीट करा हुआ है, और चांसेस है कि उसी तरीके का क्वेश्चन इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो पूछा जाएगा। सो पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं, जो कि है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो अगर मैं ब्रीफ में बताऊं कि एग्जैक्टली इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या है, तो देखो, जो मिड 18th सेंचुरी है ना, उससे पहले ये नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, आज का जो तुम कंट्रीज देखते हो ना, चाहे जर्मनी, फ्रांस, ये सब नहीं होते थे, ठीक है। उस समय पूरा राजा सिस्टम होता था, मोनार्की होता था। बट फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद लोगों को एक आइडिया मिलता है क्या होता है नेशन स्टेट। एक ऐसा जगह जहाँ में हम आपस में मिलके जो कॉमन आइडेंटिटी को शेयर करके रह सकते हैं। तो हमारे इस चैप्टर का जो स्टोरी है ना, उसमें सबसे बड़ा एक इवेंट जो होता है पहले, वो होता है फ्रांस रेवोल्यूशन। किसके वजह से आता है ये इवेंट? जो फ्रांस के आम लोग थे ना, मिडिल क्लास लोग थे, वो लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे जो एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थे, जहाँ में क्या हो रहा था, फ्यूडल सिस्टम चलता था, राजा का सिस्टम चलता था। तो जो किंग लोग होते थे और जो क्लर्जीज लोग होते थे, वो लोग तो मजा लूट रहे थे, बट जो आम लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे, उन लोगों का भाई साहब कोई पूछ ही नहीं रहा था उन्हें। समझ रहे हो बात? तो वो लोग जो ये चाहते थे कि हाँ सोसाइटी में चेंज आना चाहिए, उन्हें कहने लगे हम लिबरलिस्ट, एंड उनकी वजह से ही आता है फ्रांस रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे देखो दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये जो लिबरलिज्म क्या है, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आ चुका है। देखो, जो 2018 का जो सैम्पल पेपर था ना, वहाँ पे आया था लिबरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन कि क्या है लिबरलिज्म, आइडिया जो है ये क्या है लिबरलिज्म का आइडिया। एंड तुम्हें अलग अलग डायमेंशन से इसे बताना है कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, एंड सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिबरलिज्म का मतलब क्या था। अब देखो, फिर 2017 का जो कंपार्ट वाला पेपर था ना, वहाँ में भी ये जो लिबरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आया है। पूछ रहे तुम्हें क्वेश्चन यहाँ पे कि लेट 19th सेंचुरी पे जो नेशनल यूनिटी को लेके जो आइडिया था ना, वो किस तरीके से क्लोजली लिंक है हमारे जो लिबरलिज्म का आइडिया है उससे। अब ये देखो एक स्टेटमेंट है, अब इसे देख के तुम्हें अपना आर्गुमेंट रखना है। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन जहाँ में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, तो तुम्हें क्या करना है, जो रफ आइडिया है तुम्हें उस टॉपिक के बारे में, उन सारी चीज़ों को तुम्हें यहाँ लिखना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट कोई चीज़ तुम्हें डिपिक्ट नहीं कर रहा होगा, ये तुम्हें बस हिंट दे रहा होगा उस टॉपिक के बारे में, एक और आइडिया दे रहा होगा। अब तुम्हें पता है हाँ लिबरलिज्म से आया ये टॉपिक, अब कैसे लिंक करना है लिबरलिज्म को ये नेशनलिज्म का साथ, ठीक है। एंड देन अब जो दूसरा टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है, वो है देखो, मैंने बताया लिबरलिज्म के बारे में। इससे हुआ क्या था, फ्रांस रेवोल्यूशन, राइट। अब फ्रांस रेवोल्यूशन ने कैसे एक सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस को जन्म दिया, यानी कि जो यार क्या कहूँ मैं, मतलब एक कंट्री बनाने का जो इमेजिनेशन था ना, कि चलो जो जो हमारे बीच सिमिलरिटीज़ है ना, उन सिमिलरिटीज़ को एक करते हैं एंड एक कंट्री बनाते हैं। हमारे इंडिया की तरह नहीं कि हमारे इंडिया पे क्या है, चाहे रिलीजन लैंग्वेज अलग अलग है, फिर भी हम कंट्री है। बट उनका सीना लगता वो कलेक्टिवनेस जो आ रहा था उनके अंदर, मतलब एकता की भावना, ठीक है, समझ रहे हो वैसे। तो वो चीज़ फ्रांस रेवोल्यूशन ने कैसे बनाया, नहीं बनाया, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। देखो ये क्वेश्चन जहाँ पूछ रहा है कि एक मेजर एंड प्रैक्टिस बताओ जिससे कि फ्रांस रेवोल्यूशन जो है एक क्रिएट करता है कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग द फ्रांस पीपल, मतलब उन लोगों के बीच एक भाईचारा कैसे क्रिएट करता है। एंड देन देखो एग्जैक्ट इसी तरह ये क्वेश्चन आया था 2017 में भी, तुम याद देख सकते हो, वही चीज़ बताया गया। सेकंड जो क्वेश्चन है वहाँ में बता रहा है कि 5 स्टेप बताओ जिससे कि जो हमारा फ्रांस रेवोल्यूशन है वो क्रिएट करता है लोगों के बीच एक भाईचारे का जो फीलिंग है उसको, ठीक है, कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग द पीपल ऑफ फ्रांस। अब उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हें छोड़ना नहीं है, वो है नेपोलियनिक कोड के बारे में। नेपोलियन आने के बाद क्या होता है, फ्रांस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, ठीक है। तो नेपोलियन कुछ कोड लाता है, मतलब रूल ऑफ लॉ लाता है, ठीक है। अब वो क्या क्या था उसके बारे में तुम्हें बेसिक आइडिया होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, एंड देन ये भी एक क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसे आए, कुछ घुमा फिरा के दे देगा, बट मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि टॉपिक, ये नेपोलियन वाला टॉपिक को छोड़ना नहीं है तुम्हें, ठीक है। एंड देन देखो आगे बढ़ते हैं, जो अगला टॉपिक से पूछा जा सकता है कि जब नेपोलियन मान लो हार गया था बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया गया था, जहाँ में क्या हुआ था, जो कंजर्वेटिव रिजीम है उसे वापस लाया गया, यानी कि मोनार्की को रीस्टैब्लिश करा गया था।
एंड जो भी नेपोलियन ने चेंजेस लाया था सोसाइटी के अंदर में उन सबको हटा दिया गया था। अब उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछ रहा है कि क्या ऑब्जेक्टिव एंड एम था ट्रीटी ऑफ वियना का। एंड देन ये दो क्वेश्चन जहाँ वियना कॉन्फ्रेंस को कौन होस्ट कर रहा था वो पूछा गया, एंड वियना ट्रीटी के अंदर में क्या क्या चेंजेस लाया गया फ्रांस के अंदर पे। एंड देन देखो आखिरी वाला जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन कॉजेज ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वियना को छोड़ना नहीं है तुम्हें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एंड देन अगला टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वो है हंगर एंड हार्डशिप वाला टॉपिक से। देखो कई सारे क्वेश्चंस, डिस्क्राइब द 3 इकोनॉमिक हार्डशिप फेस इन यूरोप। पूरे यूरोप ने किस तरीके का इकोनॉमिक हार्डशिप फेस किया था 1830s पे। यहाँ पे 1930 दिया, ये गलत है, 1830 होगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। इसके ऊपर देखो कई क्वेश्चंस है। एंड देन आखिरी 2 टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, एक है एलिगरीज के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। जो फीमेल फिगर था ना मैरियाना एंड जर्मेनिया, इन दोनों के ऊपर एक डिस्क्रिप्शन डिटेल पूछता है कभी कभी। एंड देन जो आखिरी है वो है रोमांटिसिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। लाइक देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि किस तरीके से जो 19th सेंचुरी था उस समय यूरोप के अंदर पे जो फीमेल फिगर्स को किस तरीके से एक एलिगरी की तरह दिखाया गया। अच्छा एलिगरी क्या है वो तो मैंने बताया नहीं, मतलब तुम समझो कि जैसे हमारा इंडिया में क्या, हम भारत माता एक इमेज बना के बैठे हुए हैं कंट्री का, ठीक है। अब उसी तरीके से वहाँ के लोगों ने एक फीमेल फिगर को इसी तरीके से मतलब एग्जैक्ट वही थॉट के साथ रखा हुआ था, उसी को कह सकते हो तुम एलिगरी, ठीक है। तुम किस चीज़ को मान के चल रहे हो कि ये वो है और ये हमारा पार्ट है और हम इसके लिए जीते मरते हैं, लाइक थिंग, ठीक है। एंड जो मैंने तुम्हें बताया कि रोमांटिसिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो देखो ये क्वेश्चन कि बताओ क्या रोल था रोमांटिसिज्म का, जो ये नेशन का जो भावना है ना उसको जगाने में लोगों के बीच। सो लाइक यही था इसके अंदर में। एंड इसके अलावा कई सारे छोटे छोटे टॉपिक है। एक जो CBSE का फेवरेट टॉपिक है जो MCQ से देता है वो लोग, ठीक है, कि जब फ्रांस छींकता है ना तो सर्दी जो है यूरोप को लग जाता है। अब ये किसने कहा था, बार बार पूछता है, ठीक है। किसने कहा था ये बात वो तो मुझे कमेंट्स में बताओगे, हाँ तुम्हें याद भी रह जाएगा इससे। हम बढ़ते हैं जो अगला चैप्टर था उधर नेशनलिज्म इन इंडिया पे। अभी जितना मैंने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, मुझे एक बात समझ आया कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हिस्ट्री के अंदर में आता है ना वो यही चैप्टर है, नेशनलिज्म इन इंडिया से। तो ये चैप्टर तुम्हारा अच्छी तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। मैं तो कहूँगा इसके अंदर में इंपॉर्टेंट कुछ रखो ही मत, सभी पढ़ लो, ठीक है। मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम्हें नहीं छोड़ना है, बाकी सभी इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। PDF का जो लिंक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फिर भी देखो अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का बात करूँ जो पूछा जाता है बार बार, तो 4 टॉपिक्स है जहाँ से सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, या फिर देखो इनडायरेक्टली पूछेगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो अलग अलग सोसाइटी के लोगों ने जो पार्टिसिपेशन रखा था ना उनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है कि रोल क्या है, इनका रोल क्या है। लाइक ट्राइबल पीपल्स का क्या था, वुमेन्स का क्या था, पीजेंट्स का क्या था, ठीक है। एंड देन देखो उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद फिर देखो जो ये रॉलेट एक्ट था ना, इसके खिलाफ किस तरीके से गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, किस तरीके से ब्रिटिशर्स का बैंड बजाने की कोशिश किया था, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। लाइक मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ तुम्हें, कई सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हर एक टॉपिक को, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, मैं बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बता रहा हूँ अभी तुम्हें। एंड देन देखो और 2 टॉपिक जिसको तुम्हें छोड़ना नहीं है। पहला है देखो डांडी मार्च, एंड जो साल्ट मार्च भी कहता है इसे, ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तुम यहाँ देख सकते हो। एंड आखिरी जो टॉपिक है वो है क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं कहूँगा इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन ये 4 से पूछा जाता है। उसके अलावा हर एक छोटे छोटे टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। और जो मैंने PDF दिया है ना वहाँ पे तुम्हें हर एक छोटा क्वेश्चन हो, बड़ा क्वेश्चन हो, जो आ चुका है अभी तक एग्जाम में, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें। तो वहाँ से प्रैक्टिस जरूर करना, एक बार देख लेना। देखो मैं जो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है। मुझे कई लोगों ने कहा कि भैया आपने जो PYQs प्रोवाइड किया ना, चैप्टर वाइज PYQs, कई लोगों को पता ही नहीं था चीज़ के बारे में, कुछ लोगों को तो एग्जाम के आखिरी दिन पता चला। सो लाइक मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना देता हूँ जहाँ मैं हल्का हल्का टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो भी बता दूंगा, साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा कि चैप्टर वाइज जो PYQs है तुम लोग के लिए वो तैयार है। तो देख लो, हिस्ट्री का ही है तो हिस्ट्री का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से देख लेना। एंड देन अब बढ़ते हैं जो 3rd चैप्टर है मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, इसके ऊपर। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है रेंडर पेस्ट के ऊपर कि किस तरीके से एक बीमारी जिसने अफ्रीका का आधा जो कैटल है उन्हें खत्म कर दिया था, अब कैसे ही बीमारी अफ्रीका में लाया था, किसने लाया था, सब सीन तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। एंड देन देखो ये क्वेश्चन फीचर्स ऑफ प्री मॉडर्न वर्ल्ड, प्री मॉडर्न वर्ल्ड कैसा था, नहीं था, उसका फीचर्स पूछता है, ठीक है। तो इसको भी नज़र मार लेना एक बार। एंड देन देखो इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ जो एंशियंट टाइम पे जो कंट्रीज एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कैसे थे, 3 तरीका बताओ, 3 सोर्स बताओ। तो
इनके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे भी देख लेना। फिर हो गया कि ये क्वेश्चन जहाँ ग्रेट डिप्रेशन क्या है, ग्रेट डिप्रेशन का इम्पैक्ट अलग अलग जगह पे कैसे पड़ता है, इंडिया पे कैसे पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। एंड आखिरी क्वेश्चन कह सकते हो तुम G77 ये क्या है, इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, क्यों फॉर्मेशन हुआ था इसका। इससे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि देखो कोरोना आ गया था, उसके बाद जो है टर्म 1 टर्म 2 आ गया था, जिसकी वजह से इसका क्वेश्चन लिमिटेड है। पर जितना भी था मैंने वहाँ ढूंढ के यहाँ पे चैप्टर वाइज तुम लोग के लिए प्रिपेयर कर दिया है। एंड देन अगला चैप्टर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इसके अंदर से किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, लाइक इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि देखो इंडिया के जो ट्रेडर एंड मर्चेंट्स थे वो क्यों जो मैनचेस्टर के गुड्स से कम्पीट नहीं कर रहे थे। तो लाइक तुम्हें सीन पता होगा तो तुम कर लोगे, ठीक है। क्या था, पहले तो इंडिया में ही ट्रेड होता था, इंडिया से ही दुनिया को हम ट्रेड करते थे। बट क्या होता है, धीरे धीरे हम कॉलोनी बन जाते हैं इंग्लैंड के, जिसके बाद क्या होता है हमारा मार्केट पे वो डोमिनेट कर लेते हैं। हालत कुछ ऐसा हो जाता था कि जो हमारा जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे वो उनकी गुड्स से कम्पीट नहीं करता था, क्योंकि अगर कम्पीट करेंगे तो हमारा इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो वो क्या करते थे, या तो जो सामान वो बनाते थे उनका कोई हेल्प करने के लिए छोटा मोटा इक्विपमेंट बना देते थे, या फिर कुछ अलग ही करते थे जिससे कि वो मतलब हमें खतरे की तरह ना देखे, ठीक है। अब इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने क्या प्रॉब्लम फेस किया, या फिर जो इंडिया के कॉटन वेवर्स थे, कपड़ा बनाने वाले लोग थे, उन्होंने किस तरीके का प्रॉब्लम फेस किया। एंड देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो यूरोप के अंदर पे, स्पेशली इंग्लैंड के अंदर पे जो मर्चेंट लोग थे ना, वो लोग क्या कर रहे थे, कंट्री साइड में जाके यानी कि गाँव में जाके क्यों अपना प्रोडक्शन कर रहे थे। पहले कब, इंडस्ट्रियलाइजेशन का पहले का सीन ही है, ठीक है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तब तो भाई साहब इंग्लैंड ही भर गया था इंडस्ट्रीज से। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या होता था कि शहरों में बहुत ही राजा सिस्टम का डोमिनेंस था, तो जो मर्चेंट लोगों को फ्रीली वहाँ काम करने नहीं दिया जाता था। तो वो क्या करते थे, गांव में जाके लोगों से बनवाते थे कपड़ा, एंड देन वो इंटरनेशनली दुनिया पे बेचते थे, ठीक है। अभी जो मैंने तुम्हें बताया एग्जैक्ट उसी के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि क्यों जो मर्चेंट लोग थे वो गांव पे यानी कि कंट्री साइड पे जाते थे, और क्यों वो अपना जो बिजनेस है वो टाउन पे एक्सपांड नहीं कर पा रहे थे। तो लाइक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड देन देखो ये क्वेश्चन जहाँ द्वारकानाथ टैगोर के बारे में पूछा गया है कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या था एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट कह लो या एंटरप्रेन्योर कह लो, ठीक है। देखो सीन कुछ ऐसा था कि अंग्रेजों ने हमारा क्या कर दिया था, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज था उसे बर्बाद कर दिया था। बट कुछ ऐसे भी लोग थे इंडिया के अंदर पे जिन्होंने अंग्रेजों की मदद से जो चाइना के साथ ट्रेड करके अच्छा खासा पैसा कमाया था। तो उनमें से एक नाम है हमारा द्वारकानाथ, जिन्होंने चाइना के साथ ट्रेड करके अच्छा खासा पैसा बनाया था। तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, नहीं था, वो तुम्हें बताना है, ठीक है। एंड देन देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक स्टेटमेंट दे दिया गया है एंड तुम्हें ये स्टेटमेंट देख के बताना है कि क्या कहना चाह रहा है, क्या होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ चेंजेस आया, सीरीज ऑफ चेंजेस, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन का पैटर्न जो है इंडिया पे वो बदल गया। कैसा बदल गया मैं बता रहा हूँ, अर्ली 20s पे कैसे बदला। देखो अर्ली 20s मतलब 20s से पहले, ठीक है, 19th सेंचुरी में क्या था कि ये दबदबा था अंग्रेजों का। बट अर्ली 20s पे आते आते क्या हुआ, अंग्रेज लोग वहाँ पे वर्ल्ड वॉर पे बिजी हो गए और हमारे यहाँ भी इंडस्ट्रीज खुला, जगह जगह पे बॉयकॉट मूवमेंट चल रहा था अंग्रेजों के गुड्स के खिलाफ। तो इन सब चीज़ों की वजह से यार अंग्रेजों का जो दबदबा था ना हमारे मार्केट पे वो कम रहा था, और लोकल इंडस्ट्रीज जो है वो प्रमोट हो रहा था उस समय, ठीक है। तो ये चेंजेस आता है। एंड देखो ये क्वेश्चन जहाँ में जो अनएम्प्लॉयमेंट का क्या कंडीशन था ब्रिटेन के अंदर पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वो बताया गया। देखो क्या हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, देखो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद जो काम पहले इंडस्ट्रीज पे लोग करते थे अब उनके जगह पे मशीन ने ले लिया था, तो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, राइट। अब लोग का सिचुएशन कैसा था उस समय में, रात में कैसे बिताते थे लोग अपना लाइफ, वो पूछा गया यहाँ पे। एंड देन तुम अब इंडिया पे आ जाओ, इंडिया में भी कुछ ऐसा कंडीशन था। तो यहाँ पे इंडिया पे एक क्वेश्चन आता है जॉबर के ऊपर। ये जॉबर कौन है, जो आदमी क्या करता था, जॉब देता था, लोगों को अपॉइंट करता था, ठीक है, इंडस्ट्रीज के लिए लोगों को गाँव गाँव से जाके, ठीक है, उसी को जॉबर कहते थे। तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इसके अंदर में देखो ये क्वेश्चन, देखो अगर तुम्हें इस तरीके कुछ स्टेटमेंट लाइक क्वेश्चन दे दिया जाए ना तो समझ जाना कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो छोड़ना नहीं है भाई। सीधा सीधा यही से क्वेश्चन कभी कभी रिपीटेड एज इट इज, कुछ चेंजेस नहीं होता है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन रिपीट होता है। लाइक यहाँ पे पूछा गया है स्टेटमेंट पे कि प्रिंटिंग जो यूरोप के अंदर में आया था ना उसे हर लोग वेलकम नहीं कर रहे थे, कुछ लोग डर रहे थे। अब क्या सीन था तुम्हें पता है, जो मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस आता है यूरोप के अंदर पे, उसके बाद हर एक बच्चे के पास, बूढ़े के पास, मतलब सबके पास क्या हो रहा था, प्रिंटेड बुक पहुंच रहे थे। तो इससे ना जो स्पेशली जो चर्चेस थे वो डर रहे थे कि अगर इस तरीके से कोई भी अपना मन का बात किताब में लिख के प्रिंट करके छापने लग जाए तो भाई रिलीजन को खतरा हो सकता है। लाइक जो
अथॉरिटी थे उस समय, गवर्नमेंट थे वहाँ के, राजा सिस्टम था, वो लोग भी डर रहे थे कि भाई अगर कोई भी कुछ भी करने लगे, लिखने लगे और वो लोग पढ़ने लगे तो भाई इससे खतरा हो सकता है एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे, ठीक है। एंड देखो ये चैप्टर किसके बारे में, प्रिंट के बारे में। तो नाम प्रिंट का और चाइना को भूल जाओ, हो नहीं सकता। तो चाइना के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उन्हें देख के जाना। लाइक यहाँ में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पूछा है कि चाइना का कौन सा सिटी हब बन गया था प्रिंट कल्चर का। हाँ तुम्हें पता है शंघाई, ठीक है। एंड देन उसके बाद बात करते हैं जो अगला क्वेश्चन है रीडिंग मेनिया, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एंड देन देखो ये क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी चाइना के बारे में ही है। पूछ रहा है कि इनडायरेक्टली पूछ रहा है तुम्हें कौन सा कंट्री एशिया के अंदर में जो कि क्या था, लीडिंग प्रोड्यूसर था या फिर मेजर प्रोड्यूसर था किसका, प्रिंट का। अब कौन सा कंट्री था जो प्रिंट मटेरियल्स को धड़ल्ले से छाप रहा था, चाइना, राइट। उनका एक एग्जाम होता था, याद है ना। और वो कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते थे प्रिंट करने में चीज़ों का, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। आई होप कि तुमने वीडियो देखा हुआ है, मैंने दिखाया भी था कैसा होता है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। हाँ एंड देन देखो फिर से एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से जो प्रिंट है ना, इसने एक रोल प्ले किया था फ्रांस रेवोल्यूशन पे। तुम्हें पता है प्रिंट आया, लोगों ने पढ़ा, लोगों ने समझा, एंड फिर लोगों का जो गुस्सा है और बढ़ता है कि जो ये जो सिस्टम चल रहा है ना, मिडिल क्लास लोगों को पता चलता है कि हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और राजा लोग बैठ बैठ के मजे मार रहे हैं, तो गुस्सा और बढ़ता है। देन फ्रांस रेवोल्यूशन होता है उसके वजह से। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी पढ़ना, ठीक है। एंड देखो ये प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक। फिर देखो जो एक मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस बनाया था, किसने बनाया था, गुटेनबर्ग साहब ने बनाया था हमारे, तो वो भी जान लेना कि कैसे बनाया था, क्या सीन था, ठीक है। फिर देखो ये उकियो, ये क्या था, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आता है कभी कभी। सो लाइक यही क्वेश्चन थे। तो मैं तुम्हें एक सजेशन ये दूंगा कि क्या करना तुम लोग, ये जो PDF है जहाँ में PYQs तुम्हें मिल जाएगा, लेके प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट अगर देखो तुम अगर ये वीडियो एग्जाम के आखिरी 2 दिन पहले देख रहे हो, रीड आउट भी करके जाओगे ना भाई, बहुत फायदा देगा ये तुम्हें, मैं बता रहा हूँ। किसी से भी पूछ लो तुम, PYQs कितना इंपॉर्टेंट होता है सबको पता है। तो PYQs को छोड़ना मत। और एक स्पेशल चीज़ तुम लोग के लिए और है कि अगर तुम लोगों के पास समय नहीं है अभी NCERT पढ़ने का, तो मैंने हर एक चैप्टर का नोट्स देखो यहाँ पे, हिस्ट्री का ये स्पेशली अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी सब्जेक्ट का जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं लेके आ जाऊँगा। बट अभी हिस्ट्री का जितना भी नोट्स है वो कंप्लीट कर दिया मैंने। देखो मेरा मानना ये कि अपना ईगो और अपना नोट्स जितना छोटा रख पाओ उतना रखो। तो नोट्स भी देख लो भाई साहब कितना छोटा है, पूरा हिस्ट्री का जितना भी चैप्टर्स है मैंने 2-3 पन्नों में निपटा दिया है, ठीक है। जो मेन पॉइंट है वो बता दिया है। तो तुम क्या करना, हिस्ट्री को तैयार करना है तुम्हें तो लेक्चर्स देख लो जाके पहले 1 शॉट वाला, एंड देन PYQs कर लो, एंड देन ये जो नोट्स है उसे पढ़ लेना। बहुत है मैं बता रहा हूँ, और कुछ मत करना, घबराना मत, ठीक है। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ तुम लोग के अगले वीडियो में। और अगर तुम्हें इसी तरीके का वीडियो और भी चाहिए लाइक ज्योग्राफी पे, इकोनॉमिक्स पे, तो कमेंट करो। अगर अच्छा कमेंट आया, रिस्पॉन्स अच्छा आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। इसी बात के साथ मैं लेता हूँ अलविदा। थैंक यू, लव यू ऑल।